नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए गिरधर मामड़ी सर। जब भाजपा की पुअर परफॉर्मेंस हुई 2024 के इलेक्शन में तमिलनाडु के, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स अच्छी हुई थी, बट जीत कर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। अन्नामलाई खुद अपनी टिकट हार गए, तो लोगों को बड़ा मजा आया था। और उन्हीं विरोधियों को आज और ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि अन्नामलाई ने रिजाइन कर दिया है। बट पीछे तो कहानी कुछ और चल रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड सर। बड़ी मजेदार स्टोरी आ रही है और लंदन वाली कहानी मैं जरूर कवर करूंगी टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि आप खुद सोचिए, जिसने somebody who is an IITian, somebody who has done his MBA from the topmost institute of भारत, उसके बाद में आईपीएस, आई मीन यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बाय चॉइस बने थे, आईएएस बन सकते थे। एंड देन वो लंदन पढ़ने जाते, 3 महीने 2 महीने, मतलब क्या पढ़ाई करेंगे। कहानी कुछ और चल रही थी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। गायत्री जी नमस्ते। आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। बहुत दिनों के बाद आपने आपके चैनल में बुलाया, धन्यवाद। एनीवे, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि अब जेपी नड्डा जी से लेकर बाकी स्टेट्स के जितने भी अभी उनके प्रेसिडेंट्स हैं या उनकी ऑफिस बेयरर्स हैं, सब अब बदलने जा रहे हैं। इसी के बाद इवन अखिलेश यादव भी लोकसभा में उठाया था ना, आप आपकी प्रेसिडेंट को कब चेंज कर रहे हो, आपकी कब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अमित शाह जी ने उनको जवाब दिया है कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसमें बदलाव लाने के लिए समय लगेगा और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, तेलंगाना में भी यही हुआ था। बंडी संजय जैसा आदमी को निकाल के फिर किशन रेड्डी को लगाया था। किशन रेड्डी जी भी, उसका टर्म भी खत्म होगा, अभी नया कोई और आएंगे। आंध्र प्रदेश में भी वही होगा। कर्नाटका में भी अभी वहां तनाव चल रहा है। येडियुरप्पा का बेटे को निकालने का वहां जोर से मांग उठ रहा है। तो ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हम इस उस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि अन्नामलाई के खिलाफ कुछ हो रहा है। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हम अकेले भाजपा खड़े होके ट्राई करेंगे। तो अन्नामलाई जी ने एक विकल्प दिया था केंद्र लीडरशिप को, तो उसके चलते हुए ट्राई किए थे, वो चला नहीं। अभी दक्षिण में ऐसा है, बीजेपी के बिना कोई जीत नहीं पाएंगे, मगर बीजेपी से हट के भी वो नहीं जीतेंगे। ये एक पेक्यूलर सिचुएशन है। अब चंद्रबाबू नायडू देख लीजिए। चंद्रबाबू नायडू अब इतना मेजॉरिटी से आंध्रा में जीत के आया, एक बार वो सत्ता में आ जाता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या बैठता है, वो अपने आप को बड़ा समझ बैठता है, फिर बीजेपी से रिश्ता तोड़ देता है। तुरंत उसके बाद आने वाले इलेक्शन में वो हार जाता है। सेम थिंग एआईएडीएम का भी वही हालत हो रहा है। नहीं तो तमिलनाडु में क्या होता है, हर 5 साल में इसका जो पावर है वो अलग अलग पार्टी को शिफ्ट होते रहता है। एक बार एआईडीएमके का सत्ता होता है, वो 5 साल के बाद डीएमके आता है। तो ये नॉर्मल है। मगर अब दोबारा दूसरी बार भी वो जीत के आया, फिर पार्लियामेंट का भी इतना मेजॉरिटी आया, ना एआईएडीएम को एक सीट मिला, ना भाजपा को कुछ मिला। वोट शेयर तो बड़ा है, मगर फिर भी एक सीट भी नहीं मिला। तो मतलब वो केमिस्ट्री ऐसा ही है उधर। लोग चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ये चले, बीजेपी से हटके एआईएडीएम के कुछ भी नहीं है, मगर एआईएडीएम से हटके बीजेपी भी कुछ नहीं है। तो ये विडंबना है, स्पेशली दक्षिण भारत में यही चीज है। एक कर्नाटका छोड़ के बाकी हर जगह यही प्रॉब्लम है। तो तेलंगाना में भी वही प्रॉब्लम है, किसी से भी इनका गठबंधन नहीं है। तो इसीलिए ये ना बीआरएस को टक्कर दे पा रहा है, ना कांग्रेस को टक्कर दे पा रहा है। दोनों पार्टी अलग अलग, एक बार टीआरएस जीतती है, बीआरएस बन गया अभी, या कांग्रेस जीतती है। दक्षिण में एक पेक्यूलियरिटी है। अब टीडीपी से हटके बीजेपी इलेक्शन कंटेस्ट किया, नोटा से कम वोट मिला उनको बीजेपी को। अब बीजेपी के साथ अलाइन किया तो फिर दोबारा चुन के आया, और बीजेपी को भी वहां एमपीज मिले, एमएलए मिले, सब कुछ मिले उनको। तो दिस इज अ पेक्यूलर सिचुएशन। अब वो एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद दोबारा एआईडीएम के साथ गठबंधन करने का एक डिसीजन लिया गया। एडपल्ली पळनिस्वामी दिल्ली पहुंच गया। फिर उनका तो एक ही मांग होगा, आप अन्नामलाई को हटाइए, फिर तभी तो बन पाएगा। क्योंकि अन्नामलाई जी इनके पूरे पोल खोल दिए थे, इनको पूरा एक्सपोज कर दिए थे। अभी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, बहुत से लोगों को आप साथ लेके चलना पड़ता है। अब देखिए अजित पवार क्या चीज है, उनका क्या छवि है, फिर भी उनको साथ लेके जाना पड़ा।
तो ऐसे बहुत से लोग हैं। नीतीश कुमार देखिए, पलटू है वो, हर इलेक्शन के बाद कितने बार पलटवार किया, किसी को वो आंकड़ा भी नहीं है। तो नहीं ये सर, चलता है। सर एक पॉइंट तो ये हो गया कि दे चेंज द बीजेपी हेड्स रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो नीड ऑफ द आर है, नीड ऑफ द आर इन द सेंस कि या तो जो करंट लीडरशिप है वो बहुत कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई है, या फिर प्रॉब्ली फ्रेशनेस लाने के लिए और किसी का एकदम वर्चस्व या कंट्रोल ना हो जाए बीजेपी के ऊपर ऑफ द स्टेट, उसके लिए भी करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा स्टेट में कंट्रोल पा लिया है तो वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है उनकी, तो उसको भी हटाने के लिए। बट यहाँ पर इन पर्टिकुलरली बात हो रही है कि एआईडीएमके की कंडीशन है कि दे विल जॉइन हैंड्स विद बीजेपी ओनली व्हेन अन्नामलई विल बी आउट ऑफ द इक्वेशन। ये और अन्नामलई वाज वेरी अगेंस्ट एआईडीएमके के साथ ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइनिंग हैंड्स। जी करेक्ट, वो हो सकते हैं, वो कंडीशन लगा सकते हैं, फिर भी बीजेपी को डिसाइड करना पड़ेगा ना। बीजेपी ये डिसाइड कर सकती है कि हम अन्नामलई को नहीं हटाएंगे, आप अन्नामलई के साथ ही हम हमसे गठबंधन कीजिए, ये बोल सकता है बीजेपी। ऐसी बात नहीं है कि उनके कोई ऑप्शन नहीं है, ये दबाव डाल सकता है उसके ऊपर। मगर बीजेपी का भी साइकिल है, किसी को आप देखिए, तमिलनाडु में भी देखिए, एक या मैक्सिमम 2 टर्म से आगे किसी को नहीं रखा है। कोई भी हो, वो 2 टर्म्स के बाद बदल जाते हैं। पहले तमिल सेल्वी थी, फिर कोई और मुरुगन जी आए थे, फिर अभी अन्नामलई जी आए, कोई और आएंगे। तो ये परंपरा रही है। कोई भी स्टेट में मुझे दिखाइए जहां पार्टी के प्रेसिडेंट जो है 2 टर्म्स या 3 टर्म्स ऐसे कंटिन्यूस उसका नॉमिनेशन होता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो बीजेपी का एक प्रोसेस है, नया नया लोगों को लेके आते हैं। अब उनके सेंट्रल लीडरशिप में भी देखिए, जेपी नड्डा जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, फिर अमित शाह हुए, उसके बाद पता नहीं अभी कौन आएंगे। तो ये साइकिल रहता है उधर, किसी को मैक्सिमम 2 टर्म से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब पूरे देश में इसका बदलाव होगा और उसी के तहत इनका भी चेंज होगा। और अन्नामलई कहीं रिजाइन नहीं किया है, आप इसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। वो क्या कहा है, आने वाले लीडरशिप के दावेदार मैं नहीं हूं, इतना ही बोला है। मतलब अभी जो चेंज होगा उस बदलाव के लिए मैं उस रेस में नहीं हूं, इतना बोला है। मतलब उनको अभी ना निकाला गया, ना वो खुद रिजाइन किया। अब उनको मैसेज दे दी गई कि आप आने वाले जो अभी बदलाव, जो भी चेंजेस होंगे, उसमें आप नहीं रहेंगे, इतना उनको बोला गया। तो फिर उसके बाद शायद इनको सेंट्रल मिनिस्ट्री में लेके जाएंगे या पता नहीं क्या और क्या करेंगे। ये तो परंपरा रही है। बंडी संजय भी अभी सेंट्रल मिनिस्टर बन गया, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स उनका एक मिल गया। तो मुरुगन जी भी अभी सेंटर में मिनिस्टर बन गया था। तो एक सिस्टम रही है उनका, उनको रिटेन करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि उनको पार्टी से निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये साइकिल चलता ही रहेगा। तमिल सेल्वी को भी निकालने के बाद उनको गवर्नर बनाया गया तेलंगाना का, फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए वो वापस चली गई गवर्नरशिप छोड़ के। तो ये बीजेपी में एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। बीजेपी का एक पॉजिटिव उनका सोच ऐसा है कि अपना गलतियों को इमीडिएटली सुधारते हैं। दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड हम कहाँ गलती की है, तो इमीडिएटली उसको करेक्ट करते हैं। कांग्रेस में वो कैपेसिटी नहीं है। अब देखिए, जब 2024 का जनरल इलेक्शन में इनको 40-50 सीट कम मिला था भाजपा को, इमीडिएटली करेक्शन कोर्स में चले गए, इमीडिएट करेक्शन कोर्स में चले गए और आरएसएस को साथ लेके चले। फिर हमने देखा है क्या हुआ, हरियाणा देखिए, फिर महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए, क्या हो रहा है। तो वही है, इधर भी एआईडीएमके के साथ रिश्ता तोड़ के जब बाहर उनसे अलग से कंटेस्ट किए थे, नतीजा देख लिया। इसीलिए फिर दोबारा कुछ ना कुछ वहां हमें गठबंधन चाहिए, ऐसा डिसीजन लिया गया। फिर उसके चलते हुए फिर अलग इक्वेशन होगा उधर। अभी टाइम नहीं आया है कि बीजेपी अपना बलबूते पे वहां खड़ा होकर कुछ कर पाए, उतना अभी शक्ति नहीं है। केरला में भी यही सिचुएशन है, मगर केरला में उनके लिए कोई पार्टनर मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो या तो कांग्रेस है या कम्युनिस्ट है, बीच में कोई है ही नहीं है। गठबंधन करने के लिए वहां कोई नहीं है। इनके वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, शाखाएं बढ़ रहे हैं, इनके लीडरशिप बढ़ रहा है, फिर भी इनको इलेक्टोरल बेनिफिट्स कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार तो कम से कम एक एमएलए मिला है केरला में, नहीं तो ये पूरे दक्षिण भारत में यही सिचुएशन है। बगैर भाजपा का कोई रीजनल पार्टी जीत नहीं पाएगी और बगैर रीजनल पार्टी का बीजेपी का भी कुछ नहीं हो रहा। तो दिस इज एन इक्वेशन, इसको समझ गया। एक न्यूज सोशल मीडिया पे बहुत दावेदारी से चल रही है,
और ऐसे हैंडल्स लिख रहे हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता है। मतलब मैंने उनको 99% करेक्ट होते हुए देखा है, इवन ड्यूरिंग दी 2024 रिजल्ट्स ऑल्सो। कहा सुनने में ये आ रहा है कि अन्नामलई को स्टेप डाउन कराकर फिर उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, राज्यसभा मेंबर भी बनाया जाएगा, ये भी सुनने में आ रहा है, बट अ सेंट्रल मिनिस्टर बनाने की तैयारी चल रही है, एंड प्रॉब्ली वेरी नियर टू मोदी, शाह जी, बिकॉज ही इज शाह जी बॉय, शाह जी की फाइंडिंग है ना वो, इसलिए जी। या वही तो मैं भी वही कहा ना, जैसे मुरुगन जी का एग्जाम्पल दिया मैंने, बंडी संजय जी का एग्जाम्पल दिया, जो उनको पार्टी स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट से निकालने के बाद उनको सेंटर लेके गया। तो यही सिचुएशन अन्नामलई जी के साथ भी होने वाला है, उनको भी सेंटर में ये अकोमोडेट करेंगे। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है इनका, आईपीएस ऑफिसर रह चुका है, तो इसीलिए इनको वहां सिस्टम को चलाना इनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको कोई ना कोई मंत्रित्व शाखा देंगे, इसको जरूर देंगे, उनको लाइमलाइट में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे इसको। तो मगर जैसे मैंने कहा, अब ये पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगे तो एआईएडीएमके के साथ रिश्ता जो है वो ठीक से नहीं चल पाएगा। प्रैग्मेटिक अप्रोच है बीजेपी का, कोई व्यक्ति के आधार पर चलती नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो उनको बदलने के लिए वो फ्लेक्सिबल रहता है बीजेपी, इसलिए इनको फिर वहां से हटाएंगे, कहीं और लेके जाएंगे। बंडी संजय का भी वही छवि था, वेरी सिमिलर छवि, अन्नामलई जैसा वही था। तेलंगाना में इनका इतना फॉलोइंग था, और जब हटाया था तो उसके बाद जो नतीजे आए स्टेट इलेक्शन में, जब भाजपा का कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तो लोग यही ब्लेम कर रहे थे कि इतने अच्छा आदमी को आपने निकाला इसलिए आपने हार गया, ये सब नैरेटिव चलता है। मगर भाजपा को मालूम है, जब वहां सिचुएशन गठबंधन करने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए वहां इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लोगों को निकालेंगे, कोई और नया लोगों को लगाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, बड़े बड़े दिग्गजों को हटा दिया, कलराज मिश्रा, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, किस किस को निकाल दिया, कोई लीडर ही नहीं था जब ये लोग इलेक्शन में गए थे। 4/5 मेजोरिटी मिला उनको, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं था इनके पास, एक एमपी बन के बैठा जो पार्लियामेंट में बैठा था, उनको लेके आके योगी जी को वहां के चीफ मिनिस्टर बनाया। जब चीफ मिनिस्टर 10 दिन लगा इनको चीफ मिनिस्टर के नॉमिनेट करने के लिए। तो ये सिचुएशन है, लीडरशिप बदलते रहता है, वो वही बीजेपी का स्ट्रेंथ है। अब देखिए, मामा जी के बलबूते ही मध्य प्रदेश फिर दोबारा जीती है भाजपा, मगर उनको वहां चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, उनको सेंटर पे लेके गया। तो ये चर्निंग बीजेपी में होती है, इसीलिए हम उस एंगल से देखना पड़ेगा कि अन्नामलई को कोई पनिशमेंट दे रहा है, या अन्नामलई फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, ऐसा हम इसको एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अन्नामलई उनका छवि बढ़ाया, अभी तमिलनाडु में बीजेपी का अभी थोड़ा रेस्पेक्ट बन रहा है, और बीजेपी से डर रही है डीएमके, इसलिए वो जो कर रहा है वो कर रहा है, जो उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट हो, जो भी हो, तो वो माहौल क्रिएट किया अन्नामलई ने। मगर जैसे मैंने कहा, यहाँ कुछ इफेक्ट्स देखने के लिए आपको दशकों लगेंगे, शायद एक 10-15 साल और लगेंगे, इतना आसान से वो एक वहां की जो सोशल माहौल है वो बदलेगा नहीं। जी सर, एक सोशल मीडिया हैंडल से एक और पोस्ट आई है कि मे बी ही इज मेड द बीजेपी हेड इन दिल्ली। एक नहीं, उसको वो थोड़ा उसके पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा है, मैं आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज बीजेपी भाजपा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज जो लॉजिक दिया जा रहा है वो इसलिए कि एक वो जो उनका ना हिंदी वाला जो फैक्टर है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी डीएमके फाइट करती है कि ये हिंदी इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गेटिंग वन तमिलियन एंड अ यंग ब्लड हु कैन बी ट्रेन्ड वेरी क्लोज टू शाह जी। देखिए उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ही इज वेरी क्लोज टू मोदी एंड शाह। डिसएडवांटेज क्या है कि इज वेरी यंग, थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है डेफिनेटली, एंड ही नोज द एटलीस्ट द जो आईपीएस से रिलेटेड आपका लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस फोर्सेस एंड थिंग्स लाइक दैट, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। ही इज ऑल्सो प्रूव्ड हिमसेल्फ कपल ऑफ टाइम्स। हाँ, ग्राउंड पे अभी उनको बहुत ज्यादा और काम करने की जरूरत है। तो ये वाला फैक्टर भी कहा जा रहा है कि इनको बीजेपी हेड भी बनाया जा सकता है। एंड रिमेंबर, जितना सा मतलब दिस इज अ थॉट एंड दिस इज अ फीलिंग कि ट्रेनिंग अ यंग ब्लड एट दिस एज इज लाइक लुकिंग 25 years ahead। अगर आप अमित शाह जी को देखते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कब, आई मीन अगर आप पीछे मुड़ के देखिए, गुजरात राइट्स 2002, अब चल रहा है 2025, मतलब वो पिछले 23 साल और उससे पहले से जोड़ लीजिए, राइट?
सो एक ये फैक्टर, ये वाला मैटर भी उठाया जा रहा है कि दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। जी। नहीं, मैं उसको मानता नहीं हूं, क्योंकि पहला चीज जो है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। आप बीजेपी के लीडरशिप रोल लेना हो तो आप पॉलिटिशियन होना है, पॉलिटिक्स जानना चाहिए आपको। और अलग अलग पार्टियों में जो जो लोग हैं उनके साथ आपका रिश्ता होना चाहिए, उनका मतलब डायनामिक्स आपको समझना चाहिए। इसीलिए ये तो एक ब्यूरोक्रेट था, एक पुलिस ऑफिसर था, अभी अभी पॉलिटिशियन बना, इसलिए उनको नेशनल प्रेसिडेंट तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये लैंग्वेज इश्यू जो है, लैंग्वेज इश्यू के चलते हुए भाजपा कुछ भी करेगी, शायद 2 या 3 सीट तमिलनाडु में मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है बीजेपी को। 2-3 सीट के लिए पूरे नॉर्थ बेल्ट जहां इनका कंसोलिडेटेड वोट बैंक है बीजेपी का, उसको खतरे में नहीं डालती है बीजेपी। इसीलिए यहाँ डिवीजन आप देखिए, विंध्या और नर्मदा के उत्तर में पूरा कंसोलिडेशन हो गया, विंध्या और नर्मदा के नीचे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 50-50 चांसेस है भाजपा को, उसके नीचे लगभग कोई चांस नहीं है बीजेपी को। तो ये सिचुएशन है, इसलिए वहां उनको गठबंधन करना ही पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में भी गठबंधन से ही वो दोबारा जीत के आया, बगैर गठबंधन को जीत नहीं पाता था। तो ये सिचुएशन है। फिर ओडिशा वॉज वन सक्सेस, दक्कन में ओडिशा वॉज अ बिग सक्सेस, वो अकेले जीत के आए, दैट इज अ बिगेस्ट सक्सेस। बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। दक्कन इज डिफरेंट, दक्कन के ऊपर के हिस्सा जो है वो अलग पॉलिटिक्स चलता है उधर, इसीलिए इनको वहां लेके जाएंगे। वहां उत्तर भारत का पॉलिटिक्स इनको समझने के लिए समय लगेगा, तो अभी इमीडिएटली उनको उस खतरे में नहीं डालेंगे। इस साल आपको सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद शायद शायद मिड टर्म इलेक्शंस भी आएंगे, क्योंकि आपको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी वो लागू हो जाएगा, फिर 800 से ऊपर सीट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली फिर दोबारा इलेक्शन जाने का चांसेस है। वन नेशन वन इलेक्शन भी अनाउंस हो सकता है 2027 या 2026 एंड और 2027 के बीच में दोबारा इलेक्शन हो सकता है। उस क्रिटिकल सिचुएशन में अन्नामले जैसे इनएक्सपीरियंस आदमी को वहां नहीं रख सकते। इनको यूटिलाइज करेंगे, इनको वहां मिनिस्ट्री में रखेंगे, ग्रूम करेंगे, इनको 5-6 साल 10 साल और समय है इनके लिए, इनको रखेंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे, इनको रिस्पेक्ट देंगे, मगर अभी वो तैयार नहीं है। उत्तर भारत से ही कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनेंगे, दक्षिण से नहीं बनेंगे, ये हमें समझना चाहिए। दक्षिण को ब्रीच करने के लिए अभी भाजपा बहुत कोशिश किया है, मगर वो उनके सक्सेस रेट बहुत कम है। तो अभी उनको समझ आया है कि हम गठबंधन से ही हम वहां कुछ ना कुछ हमारी प्रेजेंस रख सकते हैं, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू के साथ दोबारा गया, फिर एआईएडीएमके को फिर दोबारा वो गठबंधन ले रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली भाजपा को समझ में आ गया कि हम अकेले जाएंगे तो समय लगेगा, तो वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस फॉर्मूला। इसीलिए दक्षिण भारत में उनके जो अभी 240 सीट मिले थे, उसमें बहुत नुकसान दक्षिण से हुआ है, दक्षिण से लगभग साफ हो गया। टीडीपी से गठबंधन करने के बाद उनको 3-4 सीट मिला, आंध्र प्रदेश में 3 सीट मिला, फिर तेलंगाना में 4 मिला, ये 7 छोड़ के उनको दक्षिण भारत में ज्यादा कुछ नहीं मिला। वो कर्नाटका में जितने सीट्स वो खोए थे, और तमिलनाडु में जो पोन राधाकृष्णन जी का था कन्याकुमारी का, वो भी निकाल देंगे। तो एक्चुअली दक्षिण भारत का इनका जो 2014 का जितने भी सीट्स थे उससे भी कम आए इस बार। तो ये वहां की सिचुएशन ऐसा है, इसीलिए अन्नामले जी अभी सीख रहा है, समय लगेगा उसको, एंड इज अ वेरी वंडरफुल टैलेंट, और उनको इस्तेमाल करेंगे, इनको मिनिस्ट्री में लेंगे, और मिनिस्ट्री ऐसे मिनिस्ट्री देंगे जहां ये कुछ परफॉर्म कर सके, तो वो करेंगे। 5-6 साल 7 साल इनको ग्रूम करेंगे, ग्रूम करने के बाद क्या होगा देखना पड़ेगा। अब तो ये अभी भी थोड़ा पॉलिटिकल गेम्स उसको सीखना पड़ेगा। इवन आपके शत्रु जितने जो भी है उनके साथ भी आप गठबंधन करने के लिए तैयार बैठना है। भाजपा तो पीडीपी से भी गठबंधन किया है, और चंद्रबाबू नायडू तो 2018 में मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। मोदी जी ने उसको बोला था आप गलत कर रहे हो, गलत कैंप में जाकर बैठे हो। तो इंडी गठबंधन के साथ गया था चंद्रबाबू, फिर भी उनको फिर वापस ले आया ना। नीतीश कुमार देखिए, मोदी जी को कितने गालियां दी थे, वो चले गए थे, लालू के गुट में जाके बैठ गया था। क्या हुआ, मोदी जी फिर दोबारा उनसे भी बात करना शुरू किया, उनको फिर गठबंधन में लिया ना। यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल,
अभी अन्नामलई में वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम है। तो ये आईपीएस ऑफिसर है ना, वो कड़क होता है, स्ट्रिक्ट होता है, तो वही चल के वही सिस्टम उनका सोच था। तो उनको पूरा पॉलिटिशियन बनाने में समय लगेगा। दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली में मिनिस्ट्री देंगे इनको, फिर इनको और ग्रूम करेंगे, फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ा हथियार बन के बीजेपी के इसमें रहेगा, देन दे विल यूज हिम। बट राइट नाउ उनको ना प्रेसिडेंट बनाएंगे, ना उनको कुछ और करेंगे। उनको डेफिनेटली मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री देंगे इसको, और वहां बदलाव आएगा। और दिस इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर अन्नामलई, ऐसा सोच के चलना है। एक एक्सपेरिमेंट किया था भाजपा ने, कोशिश करके देखा है। अन्नामलई ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उनके वोट शेयर बहुत बड़ी है। हाँ, सीट्स नहीं मिला अलग बात है, बट वोट शेयर सिग्निफिकेंटली बड़ी है भाजपा का, और टक्कर दे रही है। और एमएलए सीट्स भी उनको मिले हैं, जैसे वांती जी है जो कोयम्बटूर में कमल हासन को हरा के वो जीत गई बीजेपी की। तो ऐसे 2-3 एमएलए भी मिले हैं उनको, म्यूनसिपालिटीज में भी उनको मिल रहा है। तो ये लंबी प्रोसेस है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, 10-15 ईयर्स लगेगा तमिलनाडु और आंध्रा में इनको कुछ मिलने के लिए। तो बीजेपी प्रैग्मेटिक बनी है। एक इमोशनल लेवल पे जाके हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम खुद जाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो फिर नुकसान होगा उनके लिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ लेन देन भी होना चाहिए, इसके चलते हुए ये निर्णय लिया गया। और पळनिस्वामी और एआईएडीएमके फिर दोबारा एनडीए में आएंगे, फिर उसके बाद डीएमके की बैंड बजेगा, क्योंकि किसी से डरता है डीएमके, वो एआईएडीएमके और भाजपा की गठबंधन से डरता है। जब ये दोनों इकट्ठे आएंगे तब then that will be very very tough for DMK to survive and sustain. तो ये is a pragmatic approach, इसलिए we should look it from that angle. This is not a negative punishment for Annamalai. This is absolutely a political move. हर जगह होती है, हर स्टेट में होती है, तमिलनाडु में हो रहा है, बस उसी एंगल से देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी एनालिसिस पसंद आती है, तो प्लीज आगे आएं, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें और हमें समर्थन दें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।